अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान पलवशा महमूद। नाज़रीन, पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों का फैसला किया है। मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन में पाकिस्तान अफवाज को कामयाबी भी मिल रही है और पिछले माह से कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाई गई है। आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब कार्रवाई करते हुए पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेज के खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सरहद पार से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर जवाबी कार्रवाई की और 54 खारजियों को हलाक कर दिया है। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने हर कीमत पर मुल्क की सरहदों की दिफा के लिए पुरअज़्म रहने का इरादा किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने 54 खवारिजियों को हलाक किया। दहशतगर्द हसन खेल से शुमाली वज़ीरिस्तान में दाखिल हो रहे थे। हमारे जवानों ने 3 अतराफ से खवारिजों पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज को हमले से मुतालिक पहले से इतलात मौसूल हुई थी और साथ ही इसीलिए मौसर कार्रवाई की गई। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मौसर कार्रवाई की गई और अब तक जितना भी ख्वारजियों ने पाकिस्तान के साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, साथ ही भरपूर जवाबी कार्रवाई में उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, किस तरह देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक मौजूदा अभी खवारिजियों का ताल्लुक है तो ये हसन खेल के इलाके से जो है वो ये वाकया पेश आया और 25 और 26 की रात को, क्योंकि जब भारत को ये अंदाजा हो गया कि वो बराह रास्त जंग करने का मुतहम्मल नहीं हो सकता पाकिस्तान से, और आज उसकी आप देख लीजिए कि एक वीडियो आ गई है जिसके अंदर उनके जनरल जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए हैं अपने हेडक्वार्टर्स के अंदर, और वहां सहाफी बैठे हैं और वो जवाब देने से काफिर हैं। जब पाकिस्तानी फौज के मुतालिक पूछा गया कि क्या आप उनके साथ खड़े हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी हम नहीं लड़ सकते, हमारे पास अभी वसाइल नहीं है और ना हमारे पास जो है वो इतना इस टाइम पे हमारी पोजीशन है। और इसका इजहार उनके जो साबिक कोर कमांडर हैं उनकी वीडियो भी आ गई है। तो बज़ाहिर जो उसके ऊपर इंडियन मीडिया के जो सहाफी थे उन्होंने शेम शेम के नारे लगाए उनके ऊपर और कहा कि आप जो है वो बहुत ही, ये आपकी जो आप भाग रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भारत, ये तो इसलिए क्योंकि ये हमारे लोगों को पता होना चाहिए। जो असल बात यह है कि जब वो उन्होंने देखा कि बराह रास्त जंग जो है वो नहीं मुसल्लत की जा सकती, तो फिर उसका दूसरा तरीका यह है कि किसी सूरत जो है हम पाकिस्तान के ऊपर अब जो कार्रवाई करें वो हम दहशतगर्दाना जो हमेशा से वो करते आए हैं। अफगानिस्तान के अंदर उनके इंटरेस्ट हैं, उन्होंने बहुत पैसे लगाए और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4.2 बिलियन डॉलर की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की वहां, और ये तमाम खवारजी BLA और BRF वगैरह इन्होंने तैयार किए। और नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने सोने पे सुहागा ये था कि अपना 8 बिलियन से डॉलर से ज्यादा तकरीबन 10 बिलियन डॉलर का असला वहां छोड़ गया, जो कि पाकिस्तान के दिफाई बजट से भी 3 अरब से ज्यादा है। तो अब आप अंदाजा कर लें कि ये पीछे इसकी साजिश क्या है। तो ये एक ट्रॉयका है, अमेरिका, इसराइल और भारत का। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत है, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम इसराइल और भारत के लिए जो है वो जहर कातिल है। और अमेरिका क्योंकि इन दोनों पे बहुत मेहरबान है, इस वजह से वो ये नहीं चाहते कि भारत के लिए और इसराइल के लिए पाकिस्तान कोई ट्रबल क्रिएट करे। इस वजह से वो असला भी वहां छोड़ के गए। और ये तमाम की चीजों के ऊपर अब आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी के हवाले से कि हाउडी मोदी के जलसे करवाए गए, और जो अमेरिका के अंदर जिस तरह से अभी CIA की इंटेलिजेंस चीफ जो है वो भी एक हिंदू निजात खातून है, तुलसी गैबर्ड, और खुद वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस की जो बेगम है वो भी एक हिंदू है। इससे पहले कमला देवी हैरिस जो थी वो एक वाइस प्रेसिडेंट थी अमेरिका की और हिंदू थी, और अभी प्रेसिडेंशियल दौड़ के अंदर भी मौजूद थी, यानी कि एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। भारत ये खवारजी जो हैं ये मोस्ट मॉडर्न वेपन जो है वो इस्तेमाल करते हैं जो अमेरिका वहां छोड़ के गया, यानी कि साजिश में इन तमाम का, इन तीनों मुल्कों का जो है वो बराबर का हाथ है। और जब बराह रास्त हमला नहीं कर सकते तो दहशतगर्दों के जरिए वहां 11 कोर लगी भी है जो कि पाकिस्तान की मायानाज कोर है और ऑपरेशनल तैयारियों में अपना मलका रखती है अल्हम्दुलिल्लाह। और 1200 किलोमीटर का इलाका जो है वो इसके जेर निगरानी है। और इनको इल्म था कि जब भारत सामने से नहीं आएगा, क्योंकि भारत एक कमीना दुश्मन है, छुप के वार करता है हमेशा से,
और भारत को जिस दिन ये पता चल गया कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करना आसान है, तो वो 1 मिनट नहीं लगाएगा पर हमला करने की। बुनियादी तौर पे वो हमेशा से उनका जो तरीकाकार है छुप के वार करना, वो उन्होंने किया और पाकिस्तान फौज तैयार थी, उनको अंदाजा भी था। और हमारी ISI और MI जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उनको जो है वो उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क अफगानिस्तान में मजबूत है। उनको जब इल्म हुआ कि उजलत में 54 लोगों को अचानक भेजा जा रहा है ताकि पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर लाया जाए, 54 के 54 लोगों को जो है वो भून के रख दिया गया और किसी एक को भी वापस नहीं जाने दिया गया। तो मेरा ख्याल है पहले ये कहा गया कि तकरीबन ये 50 लोग हैं, लेकिन जब गिनती की गई तो ये 54 लोग निकले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद है और पाकिस्तान एक बड़े खतरे से भी बचा। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जिन्होंने हमेशा मेरा ख्याल है कि अपनी जिम्मेदारियां निभाई और अपने खून से कुर्बानियां दी, हम उनके एहसानमंद हैं। और पाकिस्तान जो है वो इंशाअल्लाह ताला यकीनन महफूज हाथों में। मुश्किलात आती हैं कौमों के ऊपर, लेकिन हमें कमजोरी का पैगाम नहीं देना, खास तौर पर दुश्मन को, क्योंकि अगर दुश्मन को ये हमने कमजोरी का पैगाम दिया, आपस में ना इत्तफाकी का पैगाम दिया, तो यही फॉल्ट लाइन्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो हमें एक्सप्लॉइट करते हैं और इस तरीके से वो पाकिस्तान के ऊपर एक 5th जनरेशन वॉरफेयर मुसल्लत करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब्दुल्ला साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, ये जो ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है, ऑपरेशन का सिलसिला बेसिकली तेज हो चुका है, इससे दुश्मनों को क्या जवाब मिलेगा? खास तौर पर इस मौके पर जब भारत भी जंग की धमकियां दे रहा है, तो भारत के आलाकारों को क्या जवाब मिलेगा? देखिए, भारत जो धमकियां दे रहा है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। भारत नहीं हमला कर सकता, भारत में इतनी सख्त नहीं है, इतना दमखम नहीं है। अभी वो गैर ममालिक के सालसों के साथ जो है वो चल रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान देख लें, कमाल तो यह है कि वो एक सुपर पावर के सदर हैं और उनको तारीख का मुताला भी नहीं है और वो मेरे ख्याल में प्रॉपर्टी डीलर ही हैं। इससे ज्यादा मैं उनको क्या कहूँगा, जिनको कुछ पता नहीं है। अपने मुल्क में भी जिस तरीके से उन्होंने ट्रेड वॉर का आगाज किया और उसके बाद थूक के चाटा, और अब आहिस्ता आहिस्ता वो टैरिफ जो है उसके ऊपर दोबारा से नजरसानी हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि जी 1500 साल पुराना जो है वो कश्मीर का तनाजा है। अब कौन उनको बताए कि ये 1500 साल, अब मैं क्या इस पे बोलूं और क्या इसके ऊपर कमेंट करूं। बहरहाल जो भारत के हवाले से यह है कि भारत जो है धमकियां दे रहा है और वो धमकियों की वजह यह है कि जो उनका जो ये वीकनेस है, उनका साइन ऑफ वीकनेस है। उनको पता है कि पुलवामा, ये जो पहलगाम का वाकया है, ये एक भौंडा मजाक के ज्यादा और कुछ नहीं किया गया। वहां की लोगों की आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। 2 चीफ मिनिस्टर, 3 चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इस टाइम पे भारत के अंदर बोल रहे हैं कि ये भारत का अंदर किया हुआ काम है। इसी तरीके से आप देख लें कि माजी के जो सत्यपाल मलिक थे, जो कश्मीर के गवर्नर थे, उन्होंने पुलवामा वाकये के ऊपर कहा था कि ये भारत का अंदर का वाकया है और अगर खुरा लगा तो ये नरेंद्र मोदी के घर तक पहुंच जाएगा। इसी बात के ऊपर आप देख लें कि जो भारत का मीडिया जो इस टाइम पे, ये सारी मीडिया की जंग है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी आया है तो ये कॉर्पोरेट इंडिया के वोटों के पैसों के ऊपर आया है। कॉर्पोरेट इंडिया ने इसको सपोर्ट की और आज भारत के जो 98% चैनल्स हैं वो अडवाणी और अंबानी ने खरीदे में है, जो कि भारत के बिजनेस टाइकून और जबरदस्त इत्तेहादी हैं नरेंद्र मोदी के। और आपको याद होगा कि अभी जब किसान मूवमेंट शुरू हुई तो वो भी इसी बुनियाद के ऊपर हुई थी, क्योंकि कॉर्पोरेट जो इंडिया था वो किसानों के गले काटना चाहता था और किसान जो थे इस तरह उनका इस्तेहसाल हो रहा था। और 1 साल तवील जदोजहद जो है आखिरकार रंग लाई और बीजेपी को एक दफा फिर जो है वो शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। कश्मीर के अंदर इलेक्शन बुरी तरीके से, हालिया जो उन्होंने नाम नेहाद इलेक्शन कराए उसके अंदर भी उनको हार मिली। और इसी तरीके से जो वक्फ तरमीमी बिल है उसकी वजह से जो है पूरे भारत के अंदर एहतजाजी मुजाहरे जो हैं वो फूट पड़े हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने तवज्जो मबजूल करानी है। चौथी चीज यह है कि जो आप देख लीजिए कि वहां बिहार के अंदर जिस तरीके से अभी इलेक्शन होने को है, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का बयानिया जो है वो पहले भी आपको याद है, पुलवामा के वाकये के बाद जब उन्होंने कुछ कव्वे और चंद दरख्त जो है वो मार गिराए थे पाकिस्तान के अंदर बालाकोट के मुकाम के ऊपर, तो उसके ऊपर वो इलेक्शन जो है उसको जीत मिली थी। लेकिन जो भारत को वो कहता था कि इस बार 400 पार, जो 400 से ज्यादा सीटें ले जाने का, तो नतीजा ये हुआ कि इवेंचुअली उसको कोएलिशन हुकूमत के अंदर आना पड़ा। तो ये कोएलिशन पार्टनर्स जो हैं वो बिल्कुल सोच फर्क रखते हैं। वो तो ये कहते हैं कि अगर इक़्तिदार मिला, खासतौर पे कांग्रेस जो है कह रही है
कि अगर हमें इक़्तिदार मिला तो हम आर्टिकल 370 और 35A को जो है वापस बहाल करेंगे और कश्मीर का जो इंडिपेंडेंट स्टेटस है उसके ऊपर जो है वापस उसी पोजीशन पर लेके आएंगे। तो ये जाहिर है बीजेपी के लिए एक बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और उसके लिए वो पाकिस्तान के हवाले से कोई ना कोई ड्रामा रचाना पड़ता है। अब ये बिल्कुल। देखना है कि एक स्क्रिप्ट जो लिखा गया इंतहाई किसी थर्ड रेट राइटर के जरिए लिखा गया, बेहतर यह है कि अब उसको इन्होंने अगर सही करना है तो वो सच्चाई की बुनियाद पर, मेहनत की बुनियाद पर करें। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, ना कोई दुनिया का कोई मुल्क चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने बता दिया कि अगर हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई और हमारी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई तो फिर इंशाल्लाह ताला हम हर हद तक जाएंगे, यानी कि हम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल यानी कि रवायती और गैर रवायती, जिसका मतलब है न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। एक मजबूत पैगाम पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दिया। जो काम करने वाले हैं मेरे ख्याल में पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इस टाइम पे जो है वो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का 2 साल के लिए पाकिस्तान के पास क़यादत आई है, ये मामला फौरी तौर पे सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ले जाना चाहिए। एक हंगामी मीटिंग कॉल करनी चाहिए थी जो अभी तक नहीं हुई, मेरे ख्याल में ये हमें फौरन करना चाहिए। इसी तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर पाकिस्तान को ये मुकदमा लेके जाना चाहिए, कहना चाहिए कि इसकी एक जॉइंट इंक्वायरी करवाई जाए और हमें इंडिपेंडेंट जराये के जरिए पता चलवाया जाए। और जाहिर है अगर इसमें कोई भी मुलविस है तो उसको बिल्कुल कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये हमला तो हुआ ही कभी नहीं, अगर हुआ होता तो इसकी फुटेज दिखाई जाती, इसकी वीडियो दिखाई जाती, जिस तरीके से माजी में दिखाई जाती रही है। 10 मिनट बाद एफआईआर नहीं दर्ज होती। जी एफआईआर तो देखे ना आपके ना शवाहिद थे, ना सबूत थे, ना किसी के बयानात थे। ये तो एक भोंडा मजाक है। भारत के जो निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक तमाचे से ज्यादा है और कुछ नहीं है, क्योंकि आप देख लें कि 10 मिनट में तो इंसान पहुंच भी नहीं सकता और एफआईआर आप जो है वो दर्ज कर दी 10 किलोमीटर तो दूर थे। आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सुन रही हूँ। जी हाँ, 10 किलोमीटर दूर तो पुलिस थाना था, तो 10 किलोमीटर ये दूर जगह थी और 10 मिनट में एफआईआर दर्ज हो गई। तो ये अगर 1 किलोमीटर भी 1 मिनट में तय कर रहे थे तो फिर 10 मिनट तो उनको वहां पहुंचते पे लग जाते हैं। और एफआईआर काटने में तो जो लोग जानते हैं कि उसमें कानूनी शिकें और बहुत चीजों को सोच समझ के देखना पड़ता है, तो कम से कम 2.5-3 घंटे तो एफआईआर काटने में लग जाते हैं। तो ये इतनी जल्दी एफआईआर कटना, ये मेरे ख्याल में भारतीय जो निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो तमाचा भी है और उसके ऊपर सवालिया निशान भी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आर्मी चीफ का जो भारत के हवाले से बयान था, जो उन्होंने पोजीशन दी है कि भारत की 10 नस्लें भी अगर चाहें तो पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, इस हवाले से भी आपसे जानना चाहूंगी। आर्मी चीफ ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखना वरना वो आंख निकाल लेंगे। तो क्या दुश्मनों को क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, अमन चाहता है? देखिए पाकिस्तान तो पहल तो कभी भी पाकिस्तान ने कहीं नहीं की ना, हमेशा आप देखिए पहल करने वाले कौन है, तो पाकिस्तान तो सिर्फ जवाब देता है। और मैं समझता हूं कि अब हमें जो आर्मी चीफ की एक पॉलिसी है, जिसको हमेशा से मैं तो पिछले कई साल से कह रहा था कि हमें ऑफेंसिव डिफेंस के ऊपर जाना पड़ेगा। डिफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं रही और इसका फिर इजहार आर्मी चीफ ने भी किया कि हमें एक सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट पे जाना पड़ेगा। और जो दुनिया के हम बार बार ये कहते थे कि जनाब हमें एक सॉफ्ट इमेज पेश करना है, सॉफ्ट इमेज पेश करना है, तो वो तो हमारी पॉलिसी जो है वो नाकाम रही है ना। और जहां तक पानी वानी बंद करने की बात है, ये फजूल बातें हैं। पानी वानी किसी का वो बंद नहीं कर सकते, इंटरनेशनल ट्रीटीज मौजूद है। और अगर पानी बंद किया तो फिर देखेंगे हम, जो हमारे पास भी हमने पूरा एक प्लान बनाया हुआ है। पाकिस्तान जिस दिन से तख्लीक हुआ उस दिन से हम मासवाई इंडिया के हमारा दुश्मन है और कौन, तो हमने ये बम शम जो है ये भी इंडिया के लिए बनाया है। ये ठीक है कि हम इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ये हमारी हिफाजत का अलामत है, लेकिन अगर पाकिस्तान को उस नहज पे लाया जाएगा, उस थ्रेश होल्ड पे पहुंचाया जाएगा, तो फिर पाकिस्तान ग्रेज नहीं करेगा। आर्मी चीफ ने जहां तक बात की कि भारत की नस्लें, तो आप देख लें नस्लें तो उनकी याद कर रही हैं। वही भारत था ना जो इंडिया कहता था कि पाकिस्तान जो है 3 महीने में वापस भारत में जम हो जाएगा, माफी मांग के आ जाएगा। तो आज 8 दिहाइयां गुजर गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह और 8000 दिहाइयां भी गुजर जाएंगी। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तो कायम रहने के लिए बनाया गया है और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात के मुताबिक बना है। तो मैं समझता हूं कि ऐसी बिल्कुल आर्मी चीफ ने हौसलामंदाना बात की है और माजी के अंदर असल में
जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने बाढ़ लगाई तो मकबूजा कश्मीर की और LOC को परमानेंट बाउंड्री बना दिया। मेरे ख्याल में वो एक बहुत बड़ा कौमी जुर्म था और उसकी वजह से भारत को काफ़ी शय मिली। फिर वक्त गुजरा तो हमने देखा कि किस तरीके से जो है 2019 में जो हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उन्होंने जो है जिस अंदाज में कमजोर पॉलिसी इख्तियार की और कश्मीर जब जम कर लिया आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद, लेकिन पाकिस्तान ने हर चैलेंज का भरपूर तरीके से जवाब दिया है। सर, हमारे पास वक्त शॉर्ट है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर बात की। साथ ही हमें मुस्लिम लीग नून से परवेज समदीला साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके भी कीमती वक्त का। आपसे ये जानना चाहूंगी, एक जानिब तो भारत पानी के मामले पर जंग करना चाहता है, साथ ही अगर पाकिस्तान के अंदर बात की जाए तो सिंध हुकूमत और विफाक में भी पानी के मामले पर इस वक्त जंग जैसे मनाजिर हम देख रहे हैं। आपसे ये जानना चाहूंगी कि सिंध और पंजाब जो आमने सामने है पानी के मामले पर, क्या आपकी हुकूमत सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात पानी को लेकर दूर कर पाएगी? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो अपने मामलात बेहतर कर रहे हैं जी। उन्होंने मेरे ख्याल में कुछ दिन के लिए, जब से ये इंडिया के साथ आया है, तो वो मामलात तो काफी हद तक बेहतर हो गए हैं। या फिर जब ये मामलात बेहतर हो जाएंगे तो उस तरह सोच लेंगे। फिलहाल तो हमारी सारी सोच जो है, हमारी सारी जो लड़ाई है, हमारा सारा जो फोकस है वो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान पर, उसकी ये जो जारहाना किस्म की कार्रवाइयां होती हैं, मकरूज चेहरे को दुनिया को बताने की जरूरत है। जहां तक ये अपने पानी की बात है, ये हमारे घर के मसाइल हैं, हम हल कर लेंगे। ये तो इतना बड़ा मसला इस वक्त उस पानी का नहीं जिस पानी के जो पानी बंद करने के लिए हिंदुस्तान कह रहा है। तो हमारा पूरा फोकस इस वक्त उस पे है। हिंदुस्तान जो है वो हमें पानी की धमकियां लगाने के बारे में कह रहा है जी। और वो खाली धमकियां हैं, वो कर नहीं सकता। आपने देखा कि कल पानी जो है वो कुछ एक्स्ट्रा पानी हमारी तरफ छोड़ रहे थे और एक तरफ वो धमकी लगा रहे हैं कि हम पानी बंद कर देंगे और दूसरी तरफ जो है वो कश्मीर में जो पानी है वो ज्यादा अगर आ रहा है तो चलो अच्छी बात है। हमने प्रैक्टिकली जो किया है, हमने उनकी जो एयर स्पेस बंद कर मेरे ख्याल में उनको जो एक दिन में करोड़ों डॉलर का नुकसान और एक महीने में कोई 500 करोड़ का नुकसान जो उनको होगा, तो ये प्रैक्टिकली हमने उनको जवाब दिया है। उसके अलावा हमने उनको जवाब दिया है। अब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं हमें इख्तियार बेग साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब, आपने हमें वक्त दिया है। लेकिन परवेज साहब, आपसे ही मैं सवाल को कंटिन्यू करना चाहूंगी कि आज नासिर हुसैन शाह साहब ने एक अहम स्टेटमेंट दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि अगर CCI मंजूरी दे देती है कैनाल्स बनाने की तो हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। इस हवाले से आपको इल्म होगा, क्या कहेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इस नौबत तक तो यहाँ तक नौबत आएगी कि कोई हुकूमत से अलग होगा नहीं, क्योंकि देखें ये मसला जो है वो किसी सूबे का नहीं है, किसी डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान की सालमियत का मसला है। तो इस पे हुकूमत जो है वो अपनी सियासी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको साथ लेके चलेगी। अगर नहरें बनानी है तो वो पाकिस्तान की भलाई के लिए बनानी है। तो मेरे नहीं ख्याल कि नौबत यहाँ तक आएगी। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आपकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है उसके तहफ़्फ़ुज़ात हों और उसके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किए बगैर कोई इतना बड़ा स्टेप लिया जाए, तो वहां तक नौबत नहीं आएगी। ना मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी छोड़ेगी। हाँ, पीपल्स पार्टी को कुछ मसाइल हैं सिंध के अंदर दूसरी जमातों से, जिसकी वजह से वो किस किस्म के बयानात या इस किस्म के बयानात उनकी तरफ से आते हैं या देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं जा रही है और ना मुस्लिम लीग उनको कहीं जाने दे रही है। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब मिलकर बैठकर ये तमाम मामला हल कर लेंगे। अगर नहरें बनेंगी तो तमाम जमातों की रजामंदी से ही बनेंगी। ठीक है, ठीक है। इख्तियार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे ये जानना चाहूंगी, आज फिर धमकी दी है पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को कि अगर CCI फैसला कर देती है तो हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। क्या वजूहात हैं कि ये मामलात हल की तरफ नहीं जा रहे? देखिए, वजीर आजम साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये अश्योरेंस दी है कि वो, क्योंकि हमारी एक डिमांड थी CCI का इजलास बुलाई जाए, जो उन्होंने 2 तारीख को मई को बुलाया है। और CCI में मुत्तफक के फैसले होते हैं, कंसेंसस के साथ फैसले होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें सिंध के अवाम का, उनके हकूक का ख्याल रखते हुए इस प्रोजेक्ट को शेल्फ करना होगा। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, कोई और तरीके से इस प्रोजेक्ट को वो इम्पोज किया, उसको थोपा गया सिंध के अवाम पे, तो हमने पहले दिन से कह दिया, जरदारी साहब ने भी किया, बिलावल साहब ने तो रिपीटेडली कहा है, और हमारी पार्लियामेंट्री
जो कमेटी की मीटिंग में भी ये बात पे बात हो गई है कि अगर उन्होंने इसको शेल्फ नहीं किया, इसको रोका नहीं, आप सिंध के पानी का सौदा हुआ, तो हम फिर मरकज में हुकूमत के साथ नहीं खड़े होंगे जी। हम उनके साथ बिल्कुल वादा एक बयान है, उसको कोई इबहाम नहीं है कि हम मरकज में वफाक के साथ नहीं खड़े होंगे। लिहाजा भी उन्होंने सोचना है कि उन्हें हमारी कितनी जरूरत है और कौम को कितनी जरूरत। मैं नहीं समझता एक तरफ इंडिया से ये टेंशन चल रही है और इतनी सीरियस सिचुएशन है, दूसरी तरफ 2 सूबों में पहले इंतशार है, KPK में और बलूचिस्तान में जी। और हुकूमत अफोर्ड कर सकती है कि तीसरे सूबे सिंध में भी इस तरह के इंतशार को और इस तरह की आग को हवा दे। आपने ये देखा है कि सिंध में अभी हालांकि ऐलान हो चुका है और ऐलान में यही था कि हम इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं लेके जाएंगे, प्रोजेक्ट को रोक दिया जाएगा जी। उसके बावजूद अभी तक जो लोग शर पसंद है वो मुख्तलिफ बहाने से मासूम लोगों को रोके हुए हैं, कंटेनर्स को नहीं निकलने दे रहे, पेरिशेबल आइटम सब मैं इसी पे आना चाह रही थी सर, CCI इजलास के हवाले से तो आपने बात की। किसी नोटिफिकेशन दे, भाई इसका कोई नोटिफिकेशन थोड़ी इशू हुआ था जो हम डी नोटिफाई कराएंगे और इंशाल्लाह 2 तारीख को CCI की मीटिंग में ये चीज वादी हो जाएगी। तो कहने का मकसद है कि सिचुएशन बहुत आगे बढ़ गई है, गंभीर सिचुएशन है सिंध में और हमें भी उन लोगों का जिन्होंने हमें वोट देके पार्लियामेंट में भेजा है, मैं अपने लोगों का यकीनन एहतराम करूंगा और उनके हकूक की पासबारी भी करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि सिंध के पानी को एक कतरा भी कहीं पे जो है डाइवर्ट नहीं किया जाए। इख्तियार साहब, जिस तरह आपने बात की सिंध के लोगों की, लेकिन CCI का इजलास भी होने जा रहा है। CCI इजलास के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब के तमाम जो खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो क्लियर हो चुके हैं और समहाउ वो पानी के मामलात पर आई थिंक रजामंद भी हो चुके हैं। लेकिन साथ ही अगर सिंध के आवाम की बात की जाए, वो लोग रजामंद नहीं हो पा रहे हैं। उनकी जानिब से अब भी सखर तक कराची तक जो अहम शाहराह है उसको बंद कर दिया गया है, साथ ही एहतजाज का सिलसिला जारी है। ये निशानदेही चाहिए। इसमें 2 बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा जी। इन लोगों में जिन्होंने रोड बंद करे हैं, धरने दिए हुए हैं, 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग जो वाकई में सिंध के अवाम के हकूक के लिए उनमें एक तड़प है, उसमें जज्बा है, एक जोश है, एक वलवला है और एक गुस्सा है और वो निकले उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और इसमें दूसरे लोग वो भी शामिल हो गए जो शर पसंद हैं, जो दूसरी जमातों के एजेंट हैं, उनको हवा दे रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी डी नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन आना चाहिए वगैरह वगैरह। और वो लोग बेचारे अभी तक कंफ्यूज हैं, जबकि जिस लेवल पे एश्योरेंस हुआ है बिलावल साहब का और शहबाज शरीफ साहब का, जो एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आया है वो बड़ा वाज़ेह है कि प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है जी। और इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं लेके जाना और हमारा कोalition पार्टनर का मौक़िफ़ उन्होंने समझा है, उसका एहतराम किया है और हमारी डिमांड के ऊपर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की 2 तारीख को मीटिंग भी कॉल करी। सही, ठीक है। परवेज साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। जिस तरह आपने देखा कि सिंध के जो आवाम है उन्होंने शाहराह को ब्लॉक किया हुआ है और बहुत सारा ताजरों का सामान, बहुत सारी अद्वियात हैं उनका ट्रक्स में, कंटेनर्स में जो फंसी हुई है इस वक्त, लेकिन एहतजाज की वजह से शाहराह बंद है। तो विफाक ने क्या इस हवाले से कोई फैसला किया है कि उन शाहराहों को खुलवाया जाएगा, हाईवे को खुलवाया जाएगा ताकि जितनी भी आमदोरफ्त है वो कंटिन्यू हो सके? देखिए, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है, वफाक की जमात है और इस मुल्क की एक बड़ी जमातों में से एक जमात है, ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये इनकी जाहिर है सिंध में इनकी हुकूमत भी है और मरकज के साथ अगर बातचीत में मसरूफ हैं तो इस किस्म की जो चीजें हैं, जो चंद लोगों ने अगर कोई ऐसी हरकत की हुई है तो वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वहाँ अपने बिजनेसमैनों को वो शेल्टर दे, अपने बिजनेसमैनों को सहूलत दे और उनके लिए आसानियां पैदा करे और उनको वहां से अपना सामान ले जाने की इजाजत दे और उसके लिए ये उनसे मुज़ाकरात भी कर सकती है और उनको बता भी सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें, अब ये फिर वही बात करनी पड़ेगी कि यहाँ पे सियासत कर रही है। मुझे जरा इख्तियार बेग साहब से एक सवाल करने की इजाजत दे। सिंध में कम अज कम पिछले 16-17 साल से हुकूमत है। सिंध
का एक शहर है कराची, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा शहर नहीं होगा जिसके नल खुश्क होंगे, लेकिन कराची का ऐसा शहर है कि जिसके नलकों में पानी पिछले 15-15 साल से नहीं है, 18-18 साल से नहीं है। क्या सिंध के इस सबसे बड़े शहर का पानी दे दिया सिंध की हुकूमत ने, जो पानी के ऊपर इतनी बड़ी सियासत कर रहे हैं? एक बड़ी जमात है, बड़ी जमात होने की सबूत भी देना चाहिए कि इसको सीरियस लेना चाहिए। अगर ये मसला ऐसा है तो आप मरकज में बैठे, लेकिन क्योंकि जाहिर है आपकी जो मरकजी जो इलाकाई जमातें हैं वो आप लोगों पे सवाल पूछ रही थी, वो आप लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, तो आपने कहा जी ये क्योंकि हमारे खिलाफ कर रहे हैं तो अब हम मरकज के। ये गेम ब्लेम जो है ना, मेरे ख्याल में ये पुरानी चीजें होंगी, इससे निकलना चाहिए, सही सीरियस लेना चाहिए। अगर आपने पानी के लिए कुछ करना है तो पहले आपने 15, 16, 18 साल की हुकूमत में कराची के नलकों में, कराची के नलों में क्या पानी आ गया? मैं कराची में कुछ ऐसे इलाकों के नाम ले सकता हूं जहां पे पिछले 15-15 साल से उनके नलों में पानी नहीं आया, बल्कि वहां पे नल ही खत्म हो गए हैं। वहां पे वो जिसे कहते हैं नल मतलब है ही नहीं एनीमोर, उनमें से हवा भी नहीं निकलती अब। और पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी वो सियासत कर रही है मरकज में आकर, और अगर यहाँ पे कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अगर एक ग्रीन प्रोजेक्ट है तो उसको देखना ये चाहिए कि ये कैसे मुमकिन है, कैसे हम लोग इसका हल निकाल सकते हैं कि पानी जो है वो एक ये नहरों वाला मसला हल हो सके। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। तो ये हुकूमत की जो सूबाई हुकूमत है, इसकी जिम्मेदारी है, ये उनको ये रास्ते खोलने चाहिए, जो सामान है फंसा वो निकालना चाहिए, चाहे वो अद्वियात है, चाहे वो सब्जियां हैं, वो दूसरे मामला है। सूबाई हुकूमत अब आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ से जो मरकज से एक वहां से फोर्स आए और वो आकर ये हल्के रास्ते जो है खुलवाए, ऐसा तो नहीं है। सूबाई हुकूमत की तो जिम्मेदारी है ना। जी ठीक है। इख्तियार साहब, आपने बात सुनी परवेज साहब की, उन्होंने तो कंप्लीट जवाब देना चाहूंगा। जी प्लीज। जी प्लीज। पहली चीज तो ये है कि बॉर्डर के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सिंध में जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे की मैं बात नहीं कर रहा, वो इन प्रोग्रेस हैं। K4 का प्रोजेक्ट है, उसमें उसको रिवाइज किया गया है, उसका क्वांटम भी बड़ा है, उसकी अमाउंट भी बड़ा है, और उसको रिविजिट किया गया है स्पेशल कंसल्टेंट्स के साथ, और अब वो बड़ा तेजी से जो है उसकी प्रोग्रेस जा रही है। उसके अलावा मेरा हल्का जो डिफेंस क्लिफ्टन का है और कच्ची आबादी का, इसके लिए डेडिकेटेड पाइपलाइन फ्रॉम डमलोटी टू DHA के लिए मैं हर घंटे फॉलो अप कर रहा हूँ, और वो 10 मिलियन गैलन का एडिशनल इजाफी पानी है जो DHA वालों को सिर्फ मिलेगा। ये DHA के रेसिडेंट्स की, और मेरा ड्रीम और ख्वाहिश और उम्मीद है मेरी कि किसी तरह से DHA टैंकर फ्री हो जाए। बात आइलैंड को हमने टैंकर फ्री करा है, जहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग है वहां पर टैंकरों का राज था, आज वहाँ नलकों में पानी आता था। ऐसी बात नहीं आप कह सकते कि जी 15 साल से नहीं है, कुछ होंगे इलाकों में, लेकिन पानी के प्रोजेक्ट्स में काम हो रहा है। मेरा अपना जो पूरा इलेक्शन लड़ा था वो हमने डमलोटी से DHA तक डेडिकेटेड पाइपलाइन जो 10 मिलियन गैलन का इजाफी पानी का है जी, मैं उस पे काम कर रहा हूँ। बॉर्डर बोर्ड के बोर्ड से अप्रूव हो गया है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से पास हो गया है, चीफ मिनिस्टर से एलोकेशन फंड से सब करके। तो ऐसी बात नहीं है। K4 का प्रोजेक्ट भी आपके सामने है, हम कर रहे हैं, लेकिन कराची में पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। कराची गरीब परवर शहर है, हाथ खोल के सब लोगों को वेलकम करता है, फिर वो लोग यहीं ठहर जाते हैं, यहीं रह जाते हैं, यहीं बस जाते हैं, शादियां हो जाती हैं। तो जिस तेजी से कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, और जिस तेजी से कराची के पानी, बिजली, गैस की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। लेकिन अंडरस्टैंडेबल है, जो बड़े शहर होते हैं वहाँ इन्फ्लक्स होता है छोटे शहरों का, गांवों का, विलेजेस का, क्योंकि वहाँ बेहतर सहूलतें होती हैं, लोग वहाँ आके अपनी किस्मत ट्राई करते हैं। और ये कराची रोशनियों का शहर जो है, इसने हर आदमी को एक मौका दिया जी। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि इतने सालों में कुछ नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत तेजी से बढ़ी है, लिहाजा चीज में वक्त लग रहा है वो तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट मैंने नाम लिए, मैं चेस कर रहा हूँ, मैं इसको फॉलो अप कर रहा हूँ डेली बेसिस के ऊपर। ठीक, अभी कल मेरी परसों मीटिंग थी चीफ मिनिस्टर साहब से, चीफ मिनिस्टर हाउस में। ये हड़ताल के बाद लोगों को निकालने के लिए हमने प्रायोरिटी दी थी कि पेरिशेबल आइटम, खाने पीने की चीजों को पहले मरहले में दें, जानवर जो हैं, बर्ड्स जो हैं, उनको दूसरी प्रायोरिटी है, एक्सपोर्ट को सबसे पहला देना है कि वो कंटेनर पोर्ट पे जाएं। तो ये सब चीजें करना है, लेकिन
आप खुद देखें कि ये रुक गया प्रोजेक्ट और किससे ज्यादा आप सुनेंगे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने और बिलावल साहब ने ठीक है ज्वाइंट स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन शरपसंद अनासर मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। किसी नोटिफिकेशन निकलवाए, नोटिफिकेशन निकलाए, वो भाई को नोटिफिकेशन पहले कैनाल बनने का थोड़ी इशू हुआ था जो अब हम उसको डी नोटिफाई कराते हैं। ठीक है लेकिन बहरहाल 2 तारीख तक इंशाल्लाह ये तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। हमारा तो मौक़िफ़ आज भी वही है जो मैं आपसे दोहरा रहा हूँ, और ये पार्टी का मौक़िफ़ है कि हम वफाक के साथ, अगर ये प्रोजेक्ट ऑन है तो हम वफाक के साथ नहीं खड़े। ठीक है परवेज साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी महफूज करने के लिए आपसे ये जानना चाहूंगी, आज नासिर हुसैन शाह साहब ने जिक्र किया फंड्स की कमी का, कि विफाक की जानिब से हमें फंड्स प्रॉपर नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे मंसूबे जो शुरू ही नहीं हो पा रहे और कुछ मंसूबे ताहाल रुके हुए हैं बिकॉज फंड्स प्रॉपर नहीं है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप, क्या फंड्स नहीं दे रहे आप लोग? बड़ा मुश्किल से फंड रिलीज हो रहे हैं। पंजाब में जो हमारे एमपीए हैं उनको तो फंड दिए ही नहीं गए, जबकि मुस्लिम लीग नून की जो एमपीए हैं उनको बड़े खातिर फंड दिए गए हैं। ठीक है साहब, मैं ये बात की है तो उन्होंने वादा किया है कि हमारे एमपीएस को भी पंजाब में वो मुस्लिम लीग नून के एमपीएस की तरह फंड देंगे, बट अभी तक नहीं दिए गए जो जरूरी है। क्यों डिफरेंशिएशन किया जा रहा है? ठीक है इख्तियार साहब, मैं इसी हवाले से नून लीग का विफाक का भी मौक़िफ़ जानना चाहती हूँ। जी परवेज साहब। नहीं, मेरा ख्याल है इख्तियार भाई को चाहिए कि वो ज्यादा जोर जो है ना वो सिंध पर रखें, और सिंध में वो जो नलके जो कह रहे हैं ना कुछ जगहों पे पानी का रह गया है वहां पे ज्यादा जोर दें। इंशाल्लाह ताला पंजाब की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पंजाब में जो फंड दिए जा रहे हैं वो बिला तफरीक दिए जा रहे हैं, और पंजाब में जो काम है वो नजर भी आ रहा है। पंजाब में आप देखें, पंजाब की हुकूमत तो अपनी एयरलाइन चला रही है, पंजाब की तो हुकूमत अपनी बुलेट एयर चला रही है, अपनी ट्रेन चला रही है। पंजाब की हुकूमत तो कोई 1000 के करीब जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो चला रही है। पंजाब की हुकूमत जो है तो मुख्तलिफ शहरों में मेट्रो बसेस बना रही है। पंजाब की हुकूमत तो लाहौर में जो उसका कैपिटल है उसके जो अंडरग्राउंड चला रही है, सड़कों में हमारी चला रही है। पंजाब की हुकूमत जो है ना वो इंशाल्लाह ताला पंजाब के बारे में उनको भी फिक्रमंद हो, सर उनको भी अपने इलाकों में काम कर सकें। सर ये सियासी ये इस तरह की सियासी ब्लेम गेम चलती रहती है कि हमारे फंडिंग नहीं हो रही है। देखिए कैसे फंडिंग नहीं हो रही है, हो सकता है कि नून लीग के जो एमपी है उनको तो फंड मिल रहे हैं और साथ वाले हल्के में जो पीपल्स पार्टी है वहां फंड दीजिए। ये जो फंड होते हैं ना, ये इसका एक जो तरीकाकार होता है वो मेरे ख्याल में आप बेहतर जानते हैं कि जहां जहां प्रोजेक्ट होते हैं, जहां जहां पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां से वो खुद ब खुद रिलीज होते हैं। पंजाब का एक बड़ा खूबसूरत सिस्टम है। पंजाब में ये कोई नाम लेकर नहीं दिया इसको दे दें इसको ना दें, वो इसका एक पूरा एक प्रॉपर चैनल सिस्टम है जिसके तहत जहां पे तरक्याती काम हो रहे हैं वो जब हुकूमत के पास आते हैं और वो खुद ब खुद फंड रिलीज होते हैं। तो पंजाब में ये किस किस्म की, मेरा नहीं ख्याल ये सिर्फ इसलिए अब क्योंकि जाहिर है चीजें चल रही हैं वहां पे हमें कोई ना कोई ऐसी बात या ऐसा बहाना चाहिए, ऐसा ब्लेम गेम चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो पंजाब को मेरे ख्याल में पंजाब वाले जानते हैं कि पंजाब को कैसे चलाना है। ठीक है परवेज साहब, बहुत शुक्रिया, और साथ ही इख्तियार बेग साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सीसीआई के इजलास के हवाले से बड़ी बहस ज़ेरे गर्दिश है और ये कहा जा रहा है कि सीसीआई के इजलास में फैसला होगा किनालों के मामले पर। साथ ही अगर बिलावल भुट्टो के हवाले से बात करें तो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हो चुके हैं, लेकिन सिंध की आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सिंध हुकूमत दूर करने में नाकाम है। और देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में जब सीसीआई का इजलास होता है, सीसीआई की जानिब से फैसला किया जाता है, क्या वो फैसला सिंध हुकूमत के हक में आएगा या विफाक के हक में आएगा। और इन केस अगर वो फैसला विफाक के हक में आ जाता है तो अगला लाहे अमल पीपल्स पार्टी का या सिंध हुकूमत का क्या होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।